मित्तल विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के कुछ प्रकरण ऐसे हैं जो ऑफलाइन क्लासेस में पूरे नहीं हो पाए हैं, उन्हीं में से एक प्रकरण है हमारा समास। तो आइए शुरुआत करते हैं आज समास प्रकरण से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं समास की परिभाषा से। आखिर समास कहते किसे हैं? देखिए, एक परिभाषा के तौर पर यदि कहा जाए तो हम कहेंगे कि जब दो समान प्रकृति के शब्द मिलकर, जब दो समान प्रकृति के शब्द मिलकर तीसरे सार्थक पद का निर्माण करते हैं, पद का निर्माण करते हैं, तो निर्माण की यह प्रक्रिया, निर्माण की यह प्रक्रिया सामासीकरण तथा निर्मित तीसरा पद, निर्मित तीसरा पद सामासिक पद कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? जो तीसरा पद का निर्माण होता है उसे सामासिक पद कहते हैं, सामासिक पद कहलाता है। जैसे विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय क्या होता है? विद्यालय। देखिए, हमारी परिभाषा क्या कह रही है? हमारी परिभाषा कह रही है कि जब दो समान प्रकृति के शब्द मिलते हैं और तीसरे पद का निर्माण करते हैं। तीसरा पद कैसा होना चाहिए बेटा? सार्थक। तीसरा पद कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए, उसका कुछ अर्थ निकले, तभी तो वह सामासिक पद कहलाएगा। देखिए, तीसरे सार्थक पद का निर्माण करते हैं तो निर्माण की यह प्रक्रिया समासीकरण तथा निर्मित तीसरा पद सामासिक पद कहलाता है। अब जैसा कि हमने ये उदाहरण लिया है, यहां पर दो शब्द हैं, विद्या और आलय। हमारी परिभाषा क्या कहती है? जब दो समान प्रकृति के शब्द मिलकर, इसमें से समान प्रकृति है विद्या की और दूसरा है आलय की। जब दो समान प्रकृति के शब्द मिलते हैं और मिलकर के तीसरा सार्थक पद बनाते हैं, शब्दों का सार्थक समूह पद कहलाता है। जब दो समान प्रकृति के शब्द मिले और मिलकर उन्होंने तीसरे पद का निर्माण कर दिया, जो कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। जैसा कि यहां उदाहरण में हम देख रहे हैं, विद्या और आलय दो शब्द हैं अलग अलग, दोनों शब्द मिलकर के एक पद बन गया। और क्या बना है पद? विद्यालय। विद्यालय का आप जानते ही हो, विद्यालय वह जगह जहां पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं और शिक्षक शिक्षा देने के लिए आता है। तो यहां पर ये उदाहरण हमने लिया है, इसमें ये पूरी प्रक्रिया सामासीकरण क्या कहलाएगी? ये पूरी प्रक्रिया सामासीकरण तथा जो तीसरा पद बना है ये कहलाएगा सामासिक पद। देखिए, हमने परिभाषा ली, परिभाषा में हमने लिखा है कि जब दो समान प्रकृति के शब्द मिलते हैं और मिलकर के तीसरे सार्थक पद का निर्माण करते हैं तो निर्माण की यह प्रक्रिया सामासीकरण तथा निर्मित तीसरा सार्थक पद सामासिक पद कहलाता है। ये सामासीकरण है, इसी को हम समास विग्रह भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? समास विग्रह भी कह सकते हैं।
परिभाषा क्लियर है। दो शब्द मिले, मिल करके एक पद का निर्माण कर दिया। अब आइए चर्चा करते हैं ये समास शब्द के बारे में। समास शब्द सम, धन, आस के योग से बना है। समास शब्द सम, धन, आस के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है समान रूप से पास आना। समान रूप से पास आना। समास में होता क्या है, जो दो शब्द जिनमें बीच में दूरी है वो मिलकर के जब सामासिक पद का निर्माण करते हैं तो वो बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। जैसा कि समास शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें दो शब्द मिलते हैं और मिलकर के पास में आ जाते हैं। ठीक है ना बेटा। अब चर्चा करेंगे हम समास के कितने भेद होते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं। तो बेटा देखते हैं हम समास मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। दो प्रश्न बड़ा ही समस्या पैदा करते हैं। पहला प्रश्न ये आता है कई बार एग्जामों में कि समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। और कई बार यह प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं। देखिए प्रश्न एक ही है, लेकिन जब उसको पूछा गया तो दोनों में कंफ्यूजन पैदा हो गया। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं और समास के कितने भेद होते हैं। देखने में दोनों समान प्रश्न लग रहे हैं, लेकिन जब इनका हम अंतर मालूम करेंगे तब पता चलेगा कि वास्तव में इनमें कितना अंतर है। यदि प्रश्न आए कि समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं तो हमें इसका आंसर देना होगा समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। बेटा कितने भेद होते हैं समास के? 4 भेद होते हैं। और यदि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पर एक बार हम पुनः इसका पूरे का दौरान कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले समास की परिभाषा के बारे में जानते हैं। क्या लिखा है परिभाषा में कि जब दो समान प्रकृति के शब्द मिलते हैं और वो मिलकर के किसी तीसरे सार्थक पद का निर्माण करते हैं तो निर्माण की यह प्रक्रिया समासीकरण तथा निर्मित तीसरा सार्थक पद सामासिक पद कहलाता है। जैसा कि हमने एक उदाहरण लिया यहाँ पर विद्या के लिए आलय। यहाँ इसमें दो शब्द हैं विद्या और आलय। ये दो शब्द मिले और मिलकर के इन्होंने तीसरा सामासिक पद बनाया जो सार्थक है विद्यालय। विद्यालय वह स्थान जहाँ बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं और अध्यापक जहाँ शिक्षा प्रदान करने के लिए आता है वह स्थान कहलाता है विद्यालय। और ये पूरी की पूरी यहाँ प्रक्रिया हुई, ये सामासीकरण या समास विग्रह कहलाएगा। तो देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। समास शब्द सम और आस के योग से बना है। सम और आस के योग से बना है, जिसमें सम का अर्थ होता है समान रूप से, आस का अर्थ होता है पास आना। अर्थात जहां दो शब्द बिल्कुल पास में आ जाते हैं वहां समास का निर्माण होता है। अब देखिए कई बार समासों के भेद से संबंधित कंफ्यूज पैदा करने वाला प्रश्न पूछ लिया जाता है। हालांकि प्रश्न दोनों एक जैसे ही हैं पर उनमें गहराई से देखने पर ही हमें अंतर मालूम होगा। जैसे प्रश्न नंबर 1 यहां मैंने आपके सामने लिखा है बोर्ड पर कि समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, और प्रश्न नंबर 2 लिखा है समास के कितने भेद होते हैं। दोनों देखने में एक जैसे ही लग रहे हैं कि दोनों में भेद के बारे में पूछा है, लेकिन इनमें अंतर है। ये अंतर स्पष्ट होगा आपका जब हम इसके भेद पढ़ेंगे। ठीक है तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
समास के भेदों के बारे में। अब समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं ये जानेंगे, समास के कितने भेद होते हैं ये भी जानेंगे हम, किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है ये भी जानेंगे हम, पहचान के आधार पर कितने भेद होते हैं समास के, और पद प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं हम ये भी जानेंगे। ठीक है ना बेटा। देखिए समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, हमारा यह प्रश्न था, तो उस प्रश्न का जवाब आपको यहां मिल जाएगा। समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? समास के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्वंद्व समास, और नंबर 4 बहुव्रीहि समास। देखिए शायद आपका पहला प्रश्न क्लियर हो गया होगा जो मैंने आपसे पूछा था कि समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो यहां उसका आंसर आ गया, समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। किंतु कुछ विद्वान ऐसे हैं, किंतु कुछ विद्वान ऐसे हैं जो द्विगु समास और कर्मधारय समास को पृथक समास मानते हैं, पृथक समास मानते हैं और समासों की संख्या 6 निर्धारित करते हैं। 6 निर्धारित करते हैं। किंतु वास्तविकता तो यह है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये दोनों पृथक समास ने होकर के तत्पुरुष समास के ही भेद और उपभेद हैं। ठीक है बेटो, देखिए समास मुख्य रूप से तो 4 प्रकार के ही होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। किंतु कुछ विद्वान ऐसे हैं जो ऐसा कहते हैं कि नहीं रे, ये द्विगु समास और कर्मधारय समास और है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये द्विगु समास और कर्मधारय समास अलग से समास है ही नहीं, ये तो इस तत्पुरुष समास के ही भेद और उपभेद है। अब इन्होंने अलग समास मान लिया तो फिर ये समासों की संख्या भी अलग बताएंगे। ये तो कुछ विद्वानों ने समास के 4 भेद बताए हैं मुख्य रूप से, वास्तव में होते भी 4 हैं, लेकिन कई ऐसे विद्वान आ गए जो अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए समासों की संख्या बढ़ा देते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, ये 2 भेद और हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास, और इस प्रकार वो समासों की संख्या बढ़ा करके कितने निर्धारित कर देते हैं? 6 निर्धारित कर देते हैं। तो बेटा आपके दोनों प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको बताया था कि समास मुख्य रूप से तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। और दूसरा प्रश्न पूछा था
कि समास कितने प्रकार के होते हैं। यदि इस प्रकार का प्रश्न आए तो आपको लिखना है समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात आपकी? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके।